वर्ल्ड कप में भारत का नाकाबिले शिकस्त सफर जारी। इंडियन बॉलर्स ने जनूबी अफ्रीकी बैटिंग को उड़ा कर रख दिया। भारत ने 243 रन से हराकर 8वीं कामयाबी हासिल कर ली। 327 रन हदफ के ताकों में प्रोटिया सिर्फ 83 रन पर ढेर हो गए। रविंद्रा जडेजा की 5 विकेटें। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 326 रन बनाए। विराट कोहली ने 49वें सेंचुरी बनाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। सचिन तो मास्टर था। हाँ, क्लास ही अलग। और अगर कोई इस टाइम में किसी को किंग का नाम देना चाहिए वो सिर्फ विराट ही है। बाकी कोई आसपास नहीं है, कोई भी आसपास नहीं है। वर्ल्ड कप में कोई टीम भारत के आसपास भी नहीं। विराट कोहली जैसा प्लेयर कोई भी नहीं। साबिक विकेटर बासित अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कामरान अकमल ने कहा कारकर्दगी की बुनियाद पर भारतीय टीम भी वर्ल्ड कप की हकदार है। अजहर अली बोले साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करती तो भारत को मुश्किलात पेश आ सकती थी। वसीम बदामी के मासूमाना सवालात। शुएब जट के काटदार तबसरे। मुस्तफा चौधरी बने इफ्तिखार अहमद। और मजे मजे की बातें। न्यूजीलैंड के खिलाफ तारीखी फतह ने पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने के रास्ते आसान बना दिए। इंग्लैंड से मैच जीतना लाजमी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड 8 मैचेस के बाद 8 पॉइंट्स पर। श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को हराया और अफगानिस्तान 2 से 1 मैच भी हारा तो पाकिस्तान इंग्लैंड से जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। न्यूजीलैंड के मैच जीतने की सूरत में पाकिस्तान को इंग्लैंड को लग 130 रन के मार्जिन से हराना होगा। 2023 के स्टार्ट में एक ट्रिपल मर्डर केस था जिसमें 2 लड़के और एक लड़की को बेदर्दी से कत्ल किया गया था और पुणे से लाशें बरामद हुई थी। इस बंदे ने बेसिकली ये कत्ल किए हैं। तो अपने शवाहिद होंगे वो पेश करेंगे किस तरीके से सरदार रहमान के कहने पे उसने करवाया, जोर दिया, जिस तरीके से बंदे इनके रखे हुए थे, भाइयों को रखा हुआ। बार खान के निगरान नासमरी के बच्चों का कत्ल केस। सरदार अब्दुल रहमान के एहतराम का बेटा मुबैना कातिल को सामने ले आया। इनाम शाह ने कत्ल का जिम्मेदार अपने वालिद को करार दे दिया। इल्जाम लगाया मुलजिम बाराम खान ने साबिक सूबाई वजीर सरदार अब्दुल रहमान के एहतराम के कहने पर कत्ल किए। कातिल बाराम खान ने यह सब कुछ मजबूरी की हालत में किया। मुलजिम बराह रास्त पुलिस के पास जाता तो मालूम नहीं उसके साथ क्या सलूक होता। फलस्तीन पर पाकिस्तान और दीगर मुस्लिम हुक्मरानों की खामोशी अमेरिका के खौफ की वजह से है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं सेहूनी रियासत की तौसीब पसंदाना अज़ाइम को रोकना होगा। मुसलमान हुक्मरान गजा में सफाकियत पर इसराइल के खिलाफ इज्तिमाई जहाद का ऐलान करें। इस बार नवाज शरीफ का मिलिट्री लीडरशिप से फड्डा नहीं होगा। इस वक्त मिलिट्री लीडरशिप इंतहाई ईमानदार और काबिल है। नवाज शरीफ फड्डा नहीं करते बल्कि इससे फड्डा किया जाता है। मिलिट्री लीडरशिप पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। नवाज शरीफ ने कहा स्टेक होल्डर्स आइन में रहकर मिलकर काम करेंगे। नून लीग के रहनुमा इसाक डार का इंटरव्यू। बोले पीपी समेत तमाम जमातों से सीट एडजस्टमेंट पर बात हो सकती है। पीटीआई ने 9 मई ना किया होता तो उनसे भी बात हो सकती थी। पीपी बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना चाहती है तो ख्वाहिशात पर कोई पाबंदी नहीं। हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड और साफ शफाफ इलेक्शन चाहिए। सीनियर रहनुमा ने शाहिद खाकान को पार्टी में वापसी पर कायल करने की कोशिश की। शाहिद खाकान की शायद कोई मजबूरी होगी इसलिए वो वापस नहीं आए। सदर आईनी मुद्दत पूरी कर चुके इस्तीफा दे दें। गजा पर इसराइली फजाई की वहशियाना बमबारी। रिहायशी इमारतें तबाह करने के बाद इसराइली फौज ने पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले तेज कर दिए। अल-मगासी, अल-शाती, जवालिया कैंप्स पर रात भर बमबारी हमलों में 50 से ज्यादा फलस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया। एक ही खानदान के 21 अफराद शहीद। सेहूनी फौज ने अलकुदस हॉस्पिटल के करीब रिहायशी इमारत को मलिया मेट कर दिया। इंडोनेशिया हॉस्पिटल के करीब भी बमबारी। हमास सरबरा इसराइल हनिया के घर को ड्रोन से निशाना बनाया गया। इसराइली बमबारी से गजा का सबसे बड़ा वाटर प्लांट तबाह। प्लांट से 17,000 शहरी पानी हासिल करते थे। सेहूनी फौज के मगरबी किनारे पर भी हमले। एक घर पर गोला दाग कर 3 अफराद शहीद कर दिए गए। 40 से ज्यादा फलस्तीनियों को हिरासत में ले लिया गया। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 9,770 तक पहुंच गई।
غزہ میں ایک اور بحران کا سامنا، غذائی اجناس کا ذخیرہ صرف 5 دن کا رہ گیا۔ ورلڈ فوڈ پروگرام نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، تباہی کی وجہ سے اجناس ذخیرہ کرنا ممکن نہیں رہا۔ شہریوں کو روٹی تک نہیں مل رہی، بیکریز تباہ ہو چکی، ایک دن میں خوراک کے 4 یا 5 ٹرک بھیجے جا رہے ہیں جو کچھ بھی نہیں۔ انسانی امداد کی محفوظ منتقلی کے لیے راستے کی ضرورت ہے، ادویات کی بھی قلت، مریضوں کے زخموں پر کیڑے پڑنے لگے، زخمیوں کی تعداد گنجائش سے زیادہ ہے، سرجریوں کا فالو اپ نہیں ہوتا، طبی ٹیمیں صورتحال کا مقابلہ نہیں کر پا رہی۔ اسرائیل نے مواصلاتی نظام اور انٹرنیٹ پھر منقطع کر دیا۔ غزہ میں ایک اور بحران کا سامنا، غذائی اجناس کا ذخیرہ، جنگ بندی نہیں تو ووٹ نہیں۔ واشنگٹن میں فلسطین کے حق میں امریکہ کی تاریخ کا سب سے بڑا مظاہرہ، شرکاء نے امریکی صدر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بائیڈن تم وائٹ ہاؤس میں نہیں چھپ سکتے۔ شرکاء 100 فٹ لمبی فہرست لے آئے جس میں ہزاروں شہید فلسطینی بچوں کے نام لکھے تھے۔ مظاہرین نے بینجامن فرینکلن کے مجسمے کو فلسطینی مفلر پہنا دیا۔ نیو یارک کے شاہراہیں بھی مظاہرین سے بھر گئی، فساد جنگ بندی کے نعروں سے گونج اٹھی۔ انڈونیشیا میں 20 لاکھ لوگ سڑکوں پر نکلے۔ کینیڈا، چلی، وینزویلا میں بھی مظاہرے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے گھر کے باہر احتجاج، نیتن یاہو سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ حماس نے غزہ میں زمینی جنگ کے دوران اسرائیلی فوج کو ناکو چنے چبا دیے۔ اسرائیلی فوج پر حملوں اور ٹینکوں کو نشانہ بنانے کی نئی ویڈیو جاری کر دی گئی۔ غزہ کی گلیاں صہیونی فوجیوں کا قبرستان بننے لگی۔ حماس نے غزہ میں گھسنے والے 20 سے زائد ٹینک اور 24 فوجی گاڑیوں کو انتہائی قریب سے نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج کی شمالی غزہ میں کمپنی کمانڈر سمیت 4 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق۔ اسرائیل کی زمینی کارروائی میں ہلاک فوجیوں کی تعداد 28 ہو گئی۔ مغربی کنارے کے شہر جنین نے اسرائیل کے ہیلی کاپٹر مار گرائے۔ جماعت اسلامی کے رہنما سینیٹر مشتاق احمد خان کا دورہ مصر، اقوام متحدہ کے ادارہ برائے فلسطینی مہاجرین کی سربراہ سے ملاقات۔ غزہ میں ریلیف سرگرمیوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مشتاق احمد خان نے کہا، غزہ میں 14 لاکھ لوگ بے گھر اور ہزاروں افراد محاصرے میں ہیں۔ ادارہ برائے مہاجرین کو بتایا کہ ہم پاکستان سے مدد لانا چاہتے ہیں۔ یقین دہانی کرائی گئی، حالات بہتر ہوتے ہی پاکستان کی امداد وصول کی جائے گی۔ وقت آ گیا ہے امت مسلمہ فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہو۔ سربراہ JHUI مولانا فضل الرحمان کی قطر میں حماس رہنما خالد مشعل اور اسماعیل ہنیہ سے ملاقات میں گفتگو۔ اسرائیل قبلہ اول کو ہیکل میں بدلنے کی مذموم کوشش کر رہا ہے۔ فلسطینی قبلہ اول کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ملاقات میں اسماعیل ہنیہ نے کہا، انسانی حقوق کے دعوے دار ملک ہتھیاروں سے بھرے جہاز لے کر تل ابیب پہنچ رہے ہیں۔ امت مسلمہ بھی اسرائیلی مظالم کے خلاف متحد ہو اور فلسطینیوں کی مدد کرے۔ ضمنی بلدیاتی الیکشن، میئر کراچی مرتضی وہاب نے UC چیئرمین کا انتخاب جیت لیا۔ UC 13 گزری سے مرتضی وہاب 3976 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ جماعت اسلامی کے امیدوار نور الاسلام کو 1566 ووٹ ملے۔ ڈپٹی میئر سلمان مراد بھی UC مراد میمن سے کامیاب ہوئے۔ پیپلز پارٹی کا جشن، کراچی سمیت سندھ کے 14 اضلاع میں ضمنی بلدیاتی الیکشن کے نتائج آنے کا سلسلہ جاری۔ پیپلز پارٹی کو بڑھتری حاصل۔ مرتضی وہاب کامیاب کارکنوں کے ساتھ جشن میں شامل ہو گئے۔ بھنگڑے ڈالے وکٹری اسپیچ میں کہا، صرف UC کی کامیابی پر نہیں رکیں گے، صوبے میں بھی حکومت بنانی ہے۔ آج وہ نعرہ سچ ہو گیا، تم کتنے بھٹو مارو گے ہر گھر سے بھٹو نکلے گا۔ یہ صرف ٹریلر تھا، اصل میں تو بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانا ہے۔ AY نیوز سے گفتگو میں سب کو مل کر کام کرنے کی دعوت دی۔ کہا، اب کراچی کی خدمت اولین ترجیح ہے، روشنی کا شہر بنانا ہے، بنیادی مسائل حل کرنا آنا ہے، شہریوں کو بہتری نظر آئے گی۔ اس شہر کا دل بہت بڑا ہے جس میں تمام پاکستان آگے بسا ہوا ہے۔ ہم یہاں پر سب کے حقوق کو مانتے ہیں اور آپ سب کے حقوق کی جدوجہد میں MQM پاکستان آپ کے ساتھ کھڑی ہو۔
कराची में 2 फिरके हैं, एक अमीर और एक गरीब। अगर हमने ये जंग जीत ली तो पाकिस्तान बड़ा मकसद हासिल कर लेगा। MKM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची के इलाके सईदाबाद बल्दिया टाउन में अवामी राब्ता मुहिम से खिताब। कहा, कराची का दिल बहुत बड़ा है, पूरा पाकिस्तान यहाँ बसा हुआ है। बल्दिया टाउन से मुस्तफ़ा कमाल को मुंतखब कराकर दम लेंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, इलेक्शन का मालूम नहीं कौन जीतेगा, लेकिन आज हमारा दिल बल्दिया वालों ने जीत लिया है। ये नहीं कहता कि हम सबसे अच्छे हैं, लेकिन हम कम बुरे हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी 5 साल में इसने बड़ा सख्त तजुर्बा भी देखा, नादानियां भी देखी, फिर भी ये आज आपके सामने मौजूद है। बड़ी कोशिश की गई कि इसको रगड़ें गिराएं और बड़ा मजाक भी हमने बर्दाश्त किया 5 साल। खालिद मक्सी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बिला मुकाबला मरकजी सदर मुंतखब हो गए। कोयटा में पार्टी के जनरल काउंसिल इजलास में खालिद मक्सी को पार्टी सदर मुंतखब किया गया। वाइस स्काउट हॉल में मुनक्किदा जनरल काउंसिल इजलास में सेनेटर, साबिक MNAs और MPAs समेत 450 अरकान ने शिरकत की। एआईवाई से गुफ्तगू में खालिद मक्सी ने कहा, पार्टी में शमूलियत के बाद सदारत का फैसला हुआ, लोगों ने एतमाद किया, इसलिए बिला मुकाबला कामयाब हुआ। BAP की अपनी शनाख्त है, किसी और पार्टी में जम नहीं होगी। सबको तसल्ली होगी कि BAP बाकायदा जिंदा है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कों के वतन वापसी का सिलसिला जारी। अब तक 1,82,000 अफगान बाशिंदों को वापस भेजा जा चुका। चमन और तुर्खान बॉर्डर से रोजाना हजारों गैर मुल्की वापस अफगानिस्तान जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में कई मकामात पर आरजी ट्रांसिट कैंप कायम। चमन बॉर्डर पर कायम होल्डिंग कैंप में वापस जाने वालों को तिब्बी सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। दहशतगर्द हमलों में भारतीय एजेंसी रॉ मुलविस है। वज़ीर इत्तला बलूचिस्तान जान चकजई ने कहा, रॉ के खिलाफ शवाहिद मिलने के बावजूद आलमी बिरादरी की खामोशी मायनी खेज है। पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। हमने 40 साल तक महाजरीन की मेहमान नवाजी की, पढ़ने लिखने का मौका दिया। जो सहूलतें पाकिस्तान ने महाजरीन को दी वो अफगान हुकूमत भी नहीं दे सकती।